नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में मैंने हर इंसान के जीवन में आने वाले कुछ ऐसे उतार चढ़ावों की ओर इशारा किया है जो कि हर किसी के जीवन में कभी ना कभी ज़रूर आते हैं और उस वक्त कोई टूट जाता है तो कोई निखर जाता है। बस एक निर्णय पर सब टिका होता है। कहानी को लाइक शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं। सुबह के 5 बजे हैं। दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी और मेरे घर के सामने अभी अभी आकर एक गाड़ी रुकी है। इतनी ठंड में सुबह सुबह कौन आया है कुछ समझ पाता तब तक घर की डोरबेल बज उठी। मैंने दौड़कर झट से दरवाज़ा खोला, कहीं दोबारा से घंटी ना बजा दे। घर में बच्चे और बुजुर्ग माँ पिताजी सब जग जाएंगे। मैंने दरवाजे पर लगा बल्ब चालू किया तो उसकी रोशनी में देखा कि दो पुलिस वाले सामने खड़े थे और एक लगभग 40 साल का सामान्य कदकाठी वाला आदमी उनके पीछे खड़ा था। मैंने पुलिस वाले को धीरे से पूछा, हाँ भाई बताएं क्या हुआ? तो पीछे खड़े आदमी ने कहा, हुआ कुछ भी नहीं है सुमित भैया। मैं तो इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि गुरुजी से मिलता चलूं। तब मैंने पूछा कि आप कौन हैं? तब एक पुलिस वाला बोला कि भैया ये हमारे नए जिला कलेक्टर शुभम हैं, आज ही आए हैं। और जब इन्हें किसी से पता चला कि आपके पिताजी मास्टर वेद प्रकाश जी भी यहीं रहते हैं तो उन्होंने सुबह सुबह उनका आशीर्वाद लेकर ही अपने पहले दिन की शुरुआत करने की इच्छा बताई। तो हम यहाँ आए हैं, गुरुजी कहाँ हैं? तब मैंने उन्हें अंदर आने को कहा और हॉल में बैठाया और बताया कि पिताजी तो 6:30 बजे से पहले नहीं मिल पाएंगे। अब उम्र भी लगभग 90 साल होने वाली है तो इतना जल्दी उठ नहीं पाते हैं। आप थोड़ा इंतज़ार करें, मैं चाय नाश्ते का इंतज़ाम करवाता हूँ। मैंने नौकर रामू को जगाया और चाय नाश्ता बनाने को कहा। फिर मैं भी हॉल में आकर बैठ गया और शुभम से पूछा कि कलेक्टर साहब, मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कैसे जानते हो मुझे और पिताजी को? तब कलेक्टर बोले कि भैया आप कलेक्टर साहब ना कहिए मुझे, मैं तो आपके छोटे भाई जैसा ही हूँ। आज से लगभग 15 साल पहले आप रामपुर गांव के विद्यालय में लेक्चरर थे और आपके पिताजी तब रिटायर हो चुके थे और रामपुर तथा वहीं आसपास के गांव के बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन घर पर ही पढ़ाया करते थे। मैं भी रामपुर के पास के गांव विलासपुर का रहने वाला हूं और उस वक्त मैं मेरी स्नातकोत्तर की डिग्री ले चुका था और सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा हुआ था। 5 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ा था और पिताजी भी मेरे किसान ही थे। उस वक्त मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। मैं पढ़ाई में भी बहुत होशियार था किंतु किसी भी परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहा था, जिससे मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था। एक दिन बातों ही बातों में मैंने मेरे पिताजी को मेरे मन का हाल बता दिया और उन्हें समझ आ गया कि मैं नौकरी न लगने की वजह से दुखी परेशान हूँ। तब उन्होंने मुझे आपके पिताजी से मिलाया और मैं भी रोज वेद प्रकाश जी के पास ट्यूशन पढ़ने आने लगा। कुछ समय में ही सब सही होने लगा था और मैंने मेरी कुछ गलतियां जो मैं कर रहा था उन्हें गुरुजी की मदद से सुधार लिया था और अब मुझ में वह आत्मविश्वास भी आने लगा था कि अब मैं किसी भी परीक्षा में सफल हो सकता हूँ। देखते ही देखते वह दिन भी आया। मैं मेरे कमरे में पढ़ाई कर रहा था। अगले दिन तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का मेरा पेपर था। शाम के लगभग 8 बज रहे थे। घर में सबको पता था कि कल मेरा पेपर है तो सब शांत थे। तभी अचानक उस शांत माहौल की खामोशी को चीरती हुई एक चीख मेरे कानों में पड़ी और मैं दौड़कर पिताजी के कमरे के बाहर जा पहुंचा, जहां माँ जोर जोर से चीख रही थी और पिताजी चारपाई पर एकदम निढाल पड़े थे। मैं दौड़कर उनके पास पहुंचा, उनकी श्वास और नब्ज देखी, वहां कुछ नहीं था। मैं समझ गया था कि पिताजी अब नहीं रहे, वो जा चुके थे। मैंने माँ को संभाला और डॉक्टर को लेकर आया, जिसने जो सच था वह सबको बता दिया। दिल का दौरा पिताजी को पड़ा था और वह हमेशा के लिए चले गए। मैं रात भर उनके पार्थिव शरीर के पास बैठा बैठा रोता रहा। सुबह सुबह गुरुजी हमारे घर आए क्योंकि उन्हें भी उस अनहोनी की खबर लग गई थी। उन्होंने मुझे सबसे अलग बुलाया और कहा कि मुझे पेपर देने निकलना चाहिए क्योंकि
परीक्षा केंद्र पर पहुंचते पहुंचते 3-4 घंटे लग जाएंगे और यदि देर हो गई तो मुझे परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। मैंने कहा, गुरुजी, मैं इन हालात में परीक्षा देने कैसे जा सकता हूँ? मेरे पिता मृत्यु शैया पर लेटे पड़े हैं, उनका अंतिम संस्कार मुझे करना है। मेरे पिता को मैं मुखाग्नि दूं, यह मेरा कर्तव्य है। कल यह समाज मुझे कैसे स्वीकार करेगा? क्या करूंगा ऐसी नौकरी लगकर भी मैं? तब गुरुजी बोले कि बेटे, तुमने जो कहा वह एकदम सत्य कहा, किंतु आज तक तुम्हारे पिता थे तो तुम्हें नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज के बाद वह नहीं होंगे और इस घर को, इसके सदस्यों को संभालना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है और वह नौकरी अब तुम्हें इन सब के लिए करनी ही होगी। आज यदि तुम नहीं गए तो तुम्हारे भूतकाल में तुम्हारे द्वारा की गई जी तोड़ मेहनत पर पानी फिर जाएगा और न जाने फिर कब तक आगे आने वाले समय में वैकेंसीज ना निकलें। तुम्हारी पहली प्राथमिकता तुम्हारे आने वाले कल को बचाना है, जिस कल में तुम्हारे सभी अपनों की जिम्मेदारियां भी तुम पर आ जाएंगी और बिना पिताजी और नौकरी के अकेले कैसे तुम यह सब संभाल पाओगे? और तुम्हारे पिताजी यदि आज होते तो वह भी यही चाहते। ये जीवन है, इसमें ऐसे दुख दर्द से भरे लम्हे तो आते ही रहेंगे, इन पर किसी का कोई बस नहीं चलता है। जरूरत है तो अपनी प्राथमिकताओं को समझने की। आज तुम पिताजी की मृत्यु की वजह से रुक तो जाओगे, किंतु तुम्हारा यह जीवन भी फिर यहीं पर रुक जाएगा जब तक दोबारा से तुम्हें कोई नौकरी लगने का अवसर नहीं मिलेगा। अब किसको पता वह आगे कब आएगा? तो क्या तुम तब तक उसका इंतजार ही करते रहोगे या आज ही उसे पाकर आगे बढ़ जाना चाहोगे? जीवन में लिया गया एक गलत फैसला पूरे जीवन की दिशा और दशा दोनों बिगाड़ देता है। हो सकता है वह फैसला हमने चंद सेकंड में लिया हो और उस वक्त वह सही भी लग रहा हो, किंतु यदि वह गलत है तो आगे आने वाले समय में उसकी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और कुछ निर्णय हमें वर्तमान में बहुत ही गलत और कठोर लगते हैं, किंतु आगे आने वाले वक्त में वही कठोर निर्णय हमारा और हमारे अपनों का जीवन संवार देते हैं। तुम्हारे पिताजी जब तक थे उन्होंने सब संभाल रखा था, किंतु अब अगले महीने से ही तुम्हारे भाई बहनों के विद्यालय की फीस, उनके कपड़ों का खर्च, माँ की दवाइयों के रुपए और सबसे जरूरी और कीमती तुम्हारी पढ़ाई के लिए वक्त कहाँ से लाओगे? मैं तुमसे बड़ा, तुम्हारे पिता का दोस्त और तुम्हारा गुरु हूँ। इस वजह से तुम्हें गलत निर्णय लेने से रोकना चाहता हूँ, बाकी तुम खुद समझदार हो। फिर गुरुजी ने कुछ ना कहा। मैं कुछ देर सोचता रहा, किंतु मैं उस दिन पेपर देने जा नहीं पाया। उस दिन तो मुझे खुद के निर्णय पर बहुत फख्र महसूस हुआ और एक बेटे के नज़रिए से देखूं तो आज भी मैं खुद को गलत नहीं ठहरा सकता, किंतु जैसे जैसे वक्त गुजरा गुरुजी का कहा गया एक एक कथन रोज मेरे सामने कड़वा सत्य बनकर खड़ा हो जाता और तब मुझे समझ आया कि मैंने पिताजी के लिए मेरा कर्तव्य तो अच्छे से निभाया, किंतु कहीं ना कहीं उनकी कमी का एहसास मेरी वजह से मेरे पूरे परिवार को रोज होने लगा था। उसके बाद लगभग 4 साल तक मैं बेरोजगार ही रहा। घर और जिम्मेदारियों में ऐसा उलझा कि कुछ समझ ही नहीं आया, किंतु गुरुजी की बातें रोज याद करता था और पढ़ाई के लिए समय यदि दिन में नहीं मिला तो रात में निकाला और किताबों से कभी दूरी नहीं होने दी। तब जाकर कलेक्टर बना। बताते बताते शुभम की पलकें गीली हो गई। इधर पिताजी भी अपने कमरे से बाहर आए। शुभम ने उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिया। शुभम को देखकर पिताजी बहुत खुश हुए और फिर दोनों घर में बने बगीचे में जाकर बातें करने लगे। पिताजी को जब शुभम की सफलता का पता चला तो उनके चेहरे पर मैंने वही खुशी और सुकून आज फिर से देखा जो मेरी सफलता पर मैंने देखा था। शायद इसीलिए गुरु और शिष्य का रिश्ता भी पिता और संतान के समान ही पवित्र, निस्वार्थ और सुंदर हमेशा से माना गया है। दोस्तों, क्या हमारे जीवन में कभी भी ऐसा कोई मोड़ नहीं आया कि वह वर्तमान हमसे चीख चीख कर कहता है कि तू यह कठोर निर्णय ले, लेकिन
फिर भी हम उसे मजबूरी या फिर हालातों की वजह से अनदेखा या नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि अंदर ही अंदर हम उस पल की सच्चाई से पूर्णतया वाकिफ होते हैं। अपने सुझाव कमेंट्स करें, कहानी को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।